भीमराव अंबेडकर जी उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बैठे और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 उसमें जोड़ रहे हैं कि विमेन हमारी कंट्री की और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको स्पेसिफिक हमें राइट देने की ज़रूरत है। वो उस टाइम पे उस चीज़ को सोच पा रहे हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि समस्या कहाँ पर है। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने कानून बनवाए, इवन कि वो उस टाइम आई थिंक मुझे लगता है कि लॉ मिनिस्टर थे और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हिंदू कोड बिल पर, महिलाओं के अधिकार पर बात की। तो आज मुझे लगता है कि जो भी हमारी फीमेल हैं, तो एक व्यक्ति जो आपके लिए लड़ रहा था, आज हमें अपने लिए लड़ने की, खुद के लिए लड़ने की ज़रूरत है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं लीगल फील्ड में हूँ और लीगल फील्ड में मैं जिन चीज़ों को देख पा रही हूँ और ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो कभी कभी मुझे ये महसूस होता है कि दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हमने 1860 में जब कानून बनाया, मैकाले ने जो लॉ कोडिफाइड किया ब्रिटिश पीरियड के टाइम में, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जो ब्रिटिश को फेवर करने वाली हों। लेकिन रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंडियन पीनल कोड, उसको भारतीय नागरिक संहिता बना दिया, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट को उन्होंने नया नाम दे दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी कानून में, किसी भी कोडिफाइड लॉ में अगर हम नाम उसका चेंज कर देते हैं तो क्या हमारा जो मोटिव है, जो गोल है इस देश की 50% आबादी का या फिर जो डिप्राइव लोग हैं उन लोगों का, क्या हम उसको अचीव कर लेंगे? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये संविधान बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जब ये संविधान बनाया और 1949 में जब ये हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ही जो अदर मेंबर थे, जिसमें नेहरू जी और लोग भी थे, जब उन्होंने उस संविधान को बना करके उनके हाथ में दिया और क्या कहा कि ये संविधान जो है भविष्य में आने वाला भारत कैसा होगा, ये इसको निर्धारित करेगा। इसके गोल्स भारत को बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन इसको लागू करने वालों की अगर मंशा ठीक नहीं हुई तो हम वो गोल सदियों तक भी अचीव नहीं कर पाएंगे। उसका इंटरप्रिटेशन ये मैंने किया क्योंकि उनका तो इतना ही स्टेटमेंट था कि मैंने ये जो संविधान बनाया, अगर इसको लागू करने वाले लोगों की मंशा, इंटेंशन ठीक नहीं हुआ तो हम ही इसके गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। ओवरऑल जो आज भी हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो ग्राउंड रियलिटी यही है। हमने 1950 में भारत का संविधान लागू कर लिया, उसके बाद आज भी हम अपने देश के अंदर उन चीज़ों को नहीं झुटला सकते, उन चीज़ों से ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे देश के अंदर गरीबी नहीं है, हमारे देश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं है, हमारे देश के अंदर अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे अपने लोग हैं भारत के, उनके अगेंस्ट में हम नस्लीय टिप्पणियाँ करने से भी पीछे नहीं हट रहे। तो एज ए सिटीजन, एज एक पोजीशन पे रहने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ अपने राइट की बात ना करें, हम उनके अधिकारों की भी बात करें जिनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर वो जानकारी है तो उसको वो अचीव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब दिल्ली में 2012 में निर्भया केस हुआ, इस देश के अंदर मुझे लगता है कि देश की राजधानी में पहली बार इस तरीके से एक अपराध हुआ कि एक बेटी रात को 8 बजे अपने दोस्त के साथ जब वो मूवी देख करके आ रही हैं और बस के अंदर 6 लोगों ने उनके साथ जो बर्बरता की, जो क्रूअलिटी की, पूरे देश को नहीं विदेश को भी झकझोर के रख दिया।
तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी पे कि हमने निर्भया के साथ जब ये घटना हुई तो डिबेट डिस्कशन शुरू हुए, लेकिन शुरुआत जब हुई तो हमने क्या कहना शुरू किया, बेटियों को घर से बाहर रात में नहीं निकलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसके वजह से नहीं निकलना चाहिए और क्यों नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हम तार्किकता पे सवाल तो करेंगे कि इस देश की आधी आबादी जो इक्वली पुरुषों के बराबर टैलेंटेड है बाई बर्थ, कुछ बॉडी के हिसाब से कुछ डिफ्रेंशिएट किया गया है नेचर के थ्रू, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कमज़ोर हैं। लेकिन समाज ने जो देश की स्त्रियों के साथ किया है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। निर्भया के जो अपराधी थे उसमें से एक मुकेश सिंह, जिसका बीबीसी ने इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि तुमने ये अपराध उनके साथ क्यों किया, तो उसका ये कहना कि मैंने उनके साथ ये अपराध इसलिए किया क्योंकि रात में उनको बेटियों को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, वो घर में बैठ कर के खाना बनाए, रोटी बनाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो रात के समय घर से बाहर निकलती हैं तो वो पुरुषों को खुद प्रवोक करती हैं कि इस तरीके का उनके साथ क्राइम किया जाए। ये इंटरप्रिटेशन एक उस पुरुष की है जिस मेल ने सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर अपने अनुसार डिफाइन किया है, किसी फीमेल ने नहीं उसको डिफाइन किया। अगर हम अपने हिस्ट्री की बात करें, वेद, पुराण, महाभारत, साहित्य, कुरान, बाइबल, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं इनको लिखने वाला एक पुरुष है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ गलत लिखी गई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो जेंडर आपसे डिफरेंट है, जो डिप्राइव है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो इन सारी चीज़ों में आना चाहिए। नहीं है वहाँ पर। एक फीमेल क्या सोचती है, वो कैसे सोचेगी, कैसा सामाजिक ताना बाना होगा, कैसी राजनीति होगी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा और कैसे धार्मिक संस्थान होंगे, क्या इन सारी चीज़ों में कभी भी महिलाओं ने डिफाइन किया है? मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह जी या जितने भी आए, हिंदू धर्म की बात करें जहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ से फीमेल को भी डिफ़ाइन किया गया कि आप क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको घर में रहना है। उसके बाद जब खुद फीमेल आगे निकली तो उन लोगों के ऊपर भी छीटाकशी की गई। माता सावित्रीबाई फुले को आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ बैठा हर स्टूडेंट जान रहा होगा। आज से करीब 200 साल पहले जब वो घर से बाहर पढ़ने के लिए निकली तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था कि ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर रहने का अधिकार है, पढ़ने का नहीं। तो वो स्त्री जब घर से निकलती, एक साड़ी जब पहन करके जाती, एक बैग में रखती और जब अपने स्कूल पहुंचती वहाँ पर वो चेंज करती, और उसके बाद उन्होंने बच्चियों के लिए पहला विद्यालय बनाया। आज 200 साल पहले जब एक स्त्री के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था तो मुझे लगता है कि आज भी कुछ नहीं बदला। सिर्फ वो कीचड़ आज के समय में अगर आप फेसबुक, सोशल मीडिया उठा करके देखें तो ट्रोलर्स के रूप में वो कीचड़ अभी भी फेंका जा रहा है। सिर्फ हमने माध्यम चेंज किए हैं। मानसिकता चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी निर्भया आज जीवित होती तो वो बेटी भी आज सीमा की तरह ही कहीं महिला एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही होती। उस बेटी की अगर रियलिटी बताएं, वो बहुत गरीब परिवार से थी, उनके पेरेंट्स ने उनकी ज़मीन बेच दी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। उनका कहना था पापा सिर्फ एडमिशन करा दो आप मेरा, मैं अपना खर्चा खुद से चला लूँगी। एक बेटी इतनी एम्पावर्ड कि वो दिल्ली से देहरादून अप डाउन कर रही हैं, अकेले आ जा रही हैं, बीपीओ सेक्टर में काम कर रही हैं।
अपने आप की एजुकेशन का पूरा खर्चा वो उठा रही हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, तो एम्पावर्ड वो थी ना। और क्या चाहिए एम्पावरमेंट के लिए? लेकिन उस एम्पावर्ड विमेन को इस सोसाइटी के उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जो इस पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, समाज के ठेकेदार समझते हैं। वही मानसिकता तो थी जिन्होंने निर्भया के साथ ये अपराध किया कि रात में कैसे 8 बजे घूम सकती है। तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, तुम किसी भी पद पोजीशन पे हो, लेकिन एक पुरुष के लिए वो पहले एक स्त्री है। आज भी ये एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं हुई है और ये रियलिटी मैं एज ए एडवोकेट भी इस चीज़ों को फील करती हूँ। अपना एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। राजस्थान में मैं गई, मैं आ रही थी, रास्ते में हमारा जो ड्राइवर था उसने हाई बीम पर गाड़ी चला दी, तो तुरंत राजस्थान पुलिस ने साइड गाड़ी लगवा दी। तो हमारे साथ हमारे कुछ एसोसिएट वकील लड़के थे, वो गए बात करने के लिए। मैंने कहा लेट हो रही, करीब 10 मिनट बात करते हो गया। मैं जब गई बात करने के लिए उनसे, मैंने कहा क्या हुआ, आप इतना देर क्यों कर रहे? कहते नहीं आप फीमेल हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं इनसे बात करूँ। ये ग्राउंड रियलिटी है और सच्चाई ये है कि जो पुरुष ये बोल रहा है उसको भी ये नहीं पता है कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या एक्चुअल में। यहाँ पर तो मैं कहूँगी कि जो इस हॉल में बैठे हुए हमारे यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं, अपना घर परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स, और जहाँ आप वर्किंग होंगे ना, उतना ही हमें ठीक करना है। क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से रिलेट है ना। कोई अपनी फैमिली से पढ़ने आया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपनी बहन के, अपनी सिस्टर के राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को इम्प्लीमेंट करा देना है। जितना पापा ने आपके लिए पैसा जोड़ा है उसको डॉरी में ना दे करके उसकी एजुकेशन के लिए यूज करवा लेना है। आपके पैसा, आपके पिताजी जो बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी आपके लिए रखने वाले हैं, पापा का हो सकता है आज से पहले उनका एक माइंडसेट डेवलप हो गया, लेकिन आप वो पीढ़ी हैं, आप वो जनरेशन हैं। अपनी बेटी को, अपनी बहन को दहेज के लिए किसी पर्सन से टॉर्चर करने से बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने फादर को कन्विंस करिए, उनसे कहिए कि जितना एजुकेशन में आप मेरे लिए खर्च कर रहे हो हमारी सिस्टर के लिए कीजिए, वो आगे बढ़ेगी, वो इंजीनियर, डॉक्टर या बिजनेस करेगी, वो भी इक्वली आपको कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन पैट्रियार्की ने क्या कर रखा है, यहाँ बहुत सारे लड़के, जब मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए आई, प्रमोद सर हैं, सर के जो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं दोस्त हैं, और मैं विकास दिव्यकीर्ति सर की स्टूडेंट रही हूँ। तो लड़कों का ये मानना, जो मेरा फ्रेंड सर्किल भी था, उनका ये कहना है कि मैं आईपीएस बनकर के अपनी बहन की शादी बहुत धूम धड़ाके से करना चाहता हूँ। उस भाई से एक सवाल है कि तुम्हारे घर में जो बहन, तुम्हारी जो सिस्टर बैठी है, आखिर तुमसे कम वो टैलेंटेड कैसे है, और तुम कौन होते हो उसकी शादी डॉरी इकट्ठा करके कराने के लिए? आप उसको भी लेकर के आइए ना मुखर्जी नगर में, उसको भी लेके आइए करोल बाग में, इक्वली उसको कोचिंग आप कराइए और उसको भी आईएएस आईपीएस बनाइए। सबसे बड़ी बात तो जो डॉरी वाला सिस्टम है, जिसके वजह से देश में एवरी ईयर कम से कम ये डेटा जो है 6000 लड़कियां मारी जा रही है, वो संख्या इससे भी ज़्यादा है। तो एक तो वो संख्या कम होगी, दूसरा आप अपने आप को ये फील कर रहे हो कि मेरे ऊपर समाज की, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं ही सब कुछ कमाना चाहता हूँ और कमा के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आप एक बात सोचिए कि आपकी जो पार्टनर है, आपकी जो सिस्टर है, वो किसी दिन किसी की पार्टनर बनेगी, तो वो समाज, वो सोसाइटी कितनी हेल्दी होगी। लेकिन पैट्रियार्की ने इंटरप्रिटेशन ही दूसरे तरीके से कर दी। अगर हम लीगल राइट की बात करें तो 2025 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। हमने इस एक्ट को ब्रिटेन से प्रभावित होकर के बनाया, कोडिफाइड किया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो एक फीमेल जिसके हस्बैंड ने उसको एक थप्पड़ मारा, वो फीमेल ये सोच रही है कि मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ पुलिस बुलाऊंगी, 112 नंबर कॉल करूंगी।
लेकिन वो डर रही है कि अगर हमने पुलिस बुला दी तो हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग कहेंगे तुम इस परिवार में रहना डिजर्व नहीं करती हो क्योंकि तुमने पुलिस कंप्लेन कर दी है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, दोनों चीज़ें, कि एक तरफ आपने कानून उसके हाथ में दिया और जब वो उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ रही है, आगे कुछ करना चाह रही है, तो आपका सिस्टम, आपकी ग्राउंड रियलिटी ये है, सामाजिक ताना बाना, कि उस स्त्री को रोक दे रहा है कि अगर तुमने ये किया तो आपका परिवार बसने की संभावनाएं पूरी खत्म हो गई। ये सच्चाई है। अब एक फीमेल, बहुत सारे एलिमनी की बात होती है, अभी ग्राउंड रियलिटी की बात छोड़ दे, हार्दिक पांड्या, उनका रिसेंटली तलाक हुआ, उससे पहले कई एक जो क्रिकेटर हैं उनका तलाक हुआ। एक नैरेटिव पूरा चला कि फीमेल जो है इतना एलिमनी मांग रही हैं, इतना पैसा मांग रही हैं, तो ये फीमेल शादी ही इसलिए कर रही है क्योंकि उनका पैसा देख के कर रही है। मुझे जो लगता है कि एक फीमेल जब वो मैरिज करके आ रही है अपने घर में, ससुराल में, जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जा रही है उसका कम से कम 10 से 15 ईयर या 5 ईयर उस बच्चे को मेंटेन करने में निकल रहा है, जिसमें वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती थी अपनी सोसाइटी में और अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो हमारे जब लेजिस्लेचर ने कानून बनाया कि हम फीमेल को क्यों एलिमनी जैसा एक कंपनसेशन देंगे अगर वो अलग होगी सोसाइटी से, अगर उसका तलाक होगा, वो डिवोर्स होगा, तो क्यों उसने ये सब हमारी पार्लियामेंट बना रही थी। इस चीज़ को हम नहीं समझ पाए और एक फीमेल को हमने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो जो फीमेल एलिमनी डिजर्व कर रही है उसको हमने ट्रोल करना शुरू कर दिया, एब्यूज करना शुरू कर दिया, और बाद में हमने देखा कि पर्सनली मैं किसी पे अटैक नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्रिकेट हमारे देखने वाले बहुत सारे यूथ हैं और हम उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये लोग एग्जाम्पल सेट करते। बाद में आपने देखा कि उनकी वाइफ नताशा बच्चे को लेकर के घूम रही हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के घूम रहे हैं। पूरा समाज शांत है। यही उलट अगर एक फीमेल करती तो मुझे लगता है कि जितनी भी गालियां बनी हुई हैं उस फीमेल को एब्यूज किया जाता, गाली दी जाती, क्योंकि हमने जो पैट्रियार्की है उसको अलग ही तरीके से हमने इंटरप्रिटेट किया है कि जो फीमेल अपनी आवाज़ उठाएगी, कोई प्रोग्रेसिव बात करेगी, कोई नई बात करेगी, तो उस फीमेल को सबसे पहले हम उस पर अटैक करेंगे। लेकिन इसी देश के अंदर राजा राम मोहन राय हुए हैं, इसी देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी हुए हैं, इसी देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले हुए हैं, इसी देश के अंदर स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, जिन्होंने हमेशा विमेन राइट्स की बात की है। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात करें तो जब माता सावित्रीबाई फुले तो 9 ईयर की थी जब उनकी मैरिज हुई, उसके बाद उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद उनको आगे किया, और जब उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता तो माता सावित्रीबाई फुले जी का कहना था कि मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी क्योंकि ये लोग मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का कहना था कि अगर सावित्री आज तुम चुप बैठ गई तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो अपने हक अधिकार की बात ही नहीं कर पाएगी। सती प्रथा जैसे कानून को बनवाने में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का है। उनकी खुद की भाभी को जिंदा जलाया जा रहा था, तब उन्होंने जाकर के ये ऑब्जेक्शन किया। एक स्त्री, उसको पता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या है, उसको ये लग रहा है कि जो उसको जिंदा जलाया जा रहा है ये तो पतिव्रता होने की एक निशानी है और वो सती के रूप में भविष्य में पूजी जाएगी, इसलिए उसने जलना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन आवाज़ उठाने वाले सबसे पहले राजा राम मोहन राय कि ये स्त्री जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, इसको कोई कैसे जला सकता है। तब वहाँ से जाकर के वो कानून बने और उसके बाद धीरे धीरे सती प्रथा बंद हुई। विधवा पुनर्विवाह जैसा प्रचलन था कि एक बेटी विडो हो गई, अगर वो 12-13 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है तो उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है।
तो उसके लिए भी कानून बनाए, और ये सारे कानून पुरुषों ने बनाए। लेकिन आज तो हमें बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना चाहिए। आज भी मुझे लगता है कि रेप जैसी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी आज भी मूक दर्शक बनी बैठी है। निर्भया केस में जब ये अपराध हुआ, सबने इक्वल पार्टिसिपेट किया। जितनी महिलाएं विरोध कर रही थी, जितनी महिलाएं आंदोलन कर रही थी, उसके बराबर ही पुरुष और हमारे बॉयज़ आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग अपराध कर रहे, वो लोग आते कहाँ से हैं और हैं कहाँ पर मौजूद। मैं आज ही जब एनसीआरबी का डेटा देख रही थी, अगर 70% रेशियो है, क्राइम रेशियो है विमेन के अगेंस्ट क्राइम का, तो 30% अगर उसके साथ घर के बाहर क्राइम हो रहे हैं तो 50% से 60% उसके घर के अंदर रिलेटिव्स के द्वारा क्राइम किए जा रहे हैं, उसके कलीग्स के द्वारा क्राइम किए जा रहे हैं। और इतनी छोटी छोटी बच्चियों के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं कि एक मेरे पास केस आया नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। उस लेडी के एक 7 साल का बेटा और 4 साल की बेटी, उस बच्चों के अपने अंकल ने उनको फिजिकल अब्यूज़ किया। बहुत टाइम तक जब पता नहीं चला, बच्चे दोनों बीमार रहने लगे। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसके अपने अंकल, जिनकी गोदी में वो बिटिया खेल रही थी, वो उसके साथ क्राइम कर रहा था। सोचने वाली बात यह है कि ये हमारे परिवारों के अंदर ऐसे लोग पनप रहे हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। और बहुत सारे क्राइम तो इस तरीके से हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो या कहीं पर भी हो। एक फीमेल अगर उसके पार्टनर ने किसी बेटी के साथ रेप किया, वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो उसको बचाने में पूरी तरीके से लग जा रही है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि जिसके साथ वो क्राइम करा वो एक क्रिमिनल है। उसको लग रहा है कि ये मेरा पति है और मुझे इसको बचाना है। अब एक क्रिमिनल को एक जेंडर जो कि पीड़ित है, उससे शोषित है, वंचित है, वो क्यों बचाने में लगा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। साइनी आहूजा का एक केस हुआ, उसकी वाइफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही मेरे पति निर्दोष हैं। क्यों कह रही है वो? क्योंकि सोशली, फाइनेंशली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से उस पत्नी का अपने पति के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो उसको ये नहीं मतलब है कि समाज में हमें क्या चेंज लाना है, ये लड़ाई किस चीज़ की हमें लड़नी है। उसका सीधा मानना है कि ये मेरा पति है, मुझे इसको बचाना है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए कि अगर फीमेल भी न्यूट्रल होकर के फाइट कर सके विमेन राइट के लिए, तो उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो डेफिनेटली वो अपने जीवन के निर्णय ले पाएगी, वो अच्छी पढ़ाई कर सकेगी, वो आगे बढ़ सकेगी और समाज में भी कंट्रीब्यूट कर सकेगी। क्योंकि जिन महिलाओं को मौका मिला है, जिन स्त्रियों को मौका मिला है, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है। ओलंपिक की अगर बात करें तो दिल्ली के ही ग्राउंड्स की अगर रियलिटी की बात करें, जब हम निकलते हैं तो देखते हैं ग्राउंड रियलिटी कि जो भी, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, नियर बाई जो भी फील्ड है वहाँ पर कहीं कोई बेटी मुझे गेम खेलते नहीं दिखेगी, ना वो बास्केटबॉल, ना बैडमिंटन, ना क्रिकेट, कुछ भी। लेकिन जब उसको मौका दिया जाएगा कि तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप ले आएगी। आप सोचिए, उसके नुक्कड़ जहाँ पर वो डिबेट डिस्कशन कर सकती है पॉलिटिकल, वो उससे छीन लिया गया। किसी फील्ड में वो नहीं है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। और जैसे ही उसको मौका मिला, चाहे वो यूपीएससी हो, टॉप 10 हमारे मेल में, टॉप 10 हमारे बच्चों में कम से कम 5 गर्ल्स होते हैं जो टॉपर होते हैं लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के बाद। ऐसे ही हम ओलंपिक में हमने प्रूव किया, हम हर जगह प्रूव कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स 6 मंथ्स के लिए पहले स्पेस वॉक करके आई, अभी वो बाई चांस 9 महीने के लिए वहाँ पर स्टक हो गई स्पेस में। और जब वो वापस आई तो कितना कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही है कि हम अपने घर के अंदर जब अकेले होते तो डरते हैं, लाइट चली जाए तो डरते हैं। एक फीमेल सोचिए कि मेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग वो रही होंगी
कि उनका 0% चांस था कि शायद वो वापस आ सके स्पेस से बच कर के। तो उनको, और मुझे लगता है कि हम अपनी फीमेल का सही से उनके टैलेंट का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको या तो किचन तक सीमित कर दे रहे हैं, और ये देखिए मेट्रो सिटीज़ में तो हम लोगों को बहुत सारे राइट मिल गए हैं, हम आज बात कर रहे हैं। आज हम इस क्लासरूम में बात कर रहे हैं, इस हॉल में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव में उस फीमेल के बारे में सोचें जिसको नहीं पता है कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है, जिसको नहीं पता है कि उसका पति जब ड्रिंक करके आ रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, तो वो किससे बात करे और क्या बात करे, और ये उसकी डिग्निटी पर अटैक है, और उसकी आगे आने वाली जो बेटी है, जो जनरेशन है, उसको वो कैसे प्रोटेक्ट होना सिखाएगी, कैसे वो आगे पढ़ाएगी, कैसे वो उसके हक अधिकार की बात करेगी। क्योंकि एक देश की चार दीवारी में अगर कुछ विमेन एम्पावर्ड हो गई और उनको हमने अवॉर्डेड कर दिया, चाहे उसमें सीमा हो या और भी फीमेल हो सकती हैं जिनको हमने अवॉर्डेड कर दिया, या जो एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की फ्लैग वेरर हो भी गई, तो क्या हमारे देश में वो चेंज हो गया कि ग्रास रूट लेवल पे वो परिवर्तन हो गया? अगर रेप केस की रियलिटी की मैं बात करूं, आज भी रूरल एरियाज में नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक फादर मदर को अगर पता चला उसकी बेटी के साथ रेप हो गया, तो उनको लगेगा मेरे समाज में बदनामी होगी, आगे मुझे अपनी इस बेटी की शादी करनी है। शादी कौन करेगा? क्योंकि पवित्रता, जैसा सिमोंदा बहुआ कहती है ना, कि कब उन्होंने जब वो किताब लिखी द सेकंड सेक्स, स्त्री उपेक्षा, उसमें कह रही हैं कि भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात है, रसिया की भी बात है, कि जब वो फर्स्ट नाइट पे मैरिज के बाद जाते हैं तो वाइट चादर बिछाई जाती है, उसकी पवित्रता को चेक किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा जोड़ दिया गया कि एक बेटी के साथ रेप हो गया तो वो अपवित्र हो गई, उसके साथ मैरिज करेगी, इस वजह से उस बेटी के साथ जो अपराध हुआ उसके राइट के फाइट करने के लिए कोई उसके लिए है ही नहीं, ना पिता, ना माता, ना ये समाज। और सही बात पुलिस की, तो पुलिस सिस्टम हमारा इस तरीके से है कि अगर एक बेटी FIR रजिस्टर्ड कराने जा रही है तो कभी कभी पुलिस वाले भी रेप कर दे रहे हैं, या उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ रेप हुआ, क्या करोगी तुम? 10 साल मुकदमा लड़ोगी, 4 साल लड़ोगी। जुडिशरी में जब आप बहुत सारे टाइम तक केस लड़ोगी तब तक तो आपकी उम्र हो जाएगी, शादी नहीं होगी, तो इससे बेटर है कि घर में शांत बैठो। ये ग्राउंड रियलिटी है। कुछ केस जब रिपोर्ट हो गए उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, थाने में उस लड़की को बुला रही है, उसके पेरेंट्स को बुला रही है, एक गांव से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, उस वहाँ पर जाने के लिए उनके पास किराए की व्यवस्था नहीं है। एक ललितपुर का मेरे पास केस आया 2020 में, एक 15 साल की बच्ची के साथ उसका जो नेबर है, चाचा जिसको वो बोलती है, वो अपने घर में बुलाता, रेप करता, और जब वो बच्ची अपोज करती, उसको विरोध करती, तो उसको मिट्टी का तेल डाल करके जिंदा जला देते हैं। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस इसमें उस बच्ची के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ उसको सुसाइड केस बना देती है, और जब सुसाइड केस बनाती, मेरे पास ये मैटर आता करीब 1 महीने तक, बहुत सारे जगह पे फ़ोन कॉल्स ट्विटर पर लिखने के बाद जो एक्यूज्ड है उनको अरेस्ट किया जाता है। वो पुलिस वाले पहले से मैनेज हो गए, इसलिए सुसाइड केस बना रहे थे। उसके बाद 5 साल तक लगातार मैंने ये लड़ाई लड़ी, और ये हमारा केस डेथ पेनल्टी का था कि उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। लेकिन आपके इस मंच से कह रही हूँ मैं कि वहाँ पर जब मैं गई, फाइनल जजमेंट जब प्रोनाउंस हुआ, तो उस बार के, ललितपुर बार के कितने एडवोकेट्स का ये कहना था कि सीमा मैम ये जज मैनेज हो गया, करोड़ों रुपए ले लिए इसने, मात्र 5 साल की सज़ा सुनाई। तो कभी कभी ये लगता है कि आप मेरिट पर केस लड़ोगे कि इस बेटी के साथ घटना हुई है, या फिर पहले आप सिस्टम से लड़ोगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सिस्टम में अगर सुधार हो जाए तो मेरिट पर आपको बहुत ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, न्याय अपने आप होने लगेगा, दिखने लगेगा। क्योंकि
निर्भया केस हुआ, उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हुआ कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, हमारे पास कोर्ट्स नहीं हैं उतने, हमारे पास पुलिस संख्या नहीं है उतनी। अगर इन सारी चीज़ों पे बात करें तो हम जब पॉलिटिकल स्पीच होते हैं, बहुत सारे डिबेट डिस्कशन होते हैं, हम कहते हैं हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश बन गए हैं। क्या उसके कंपैरिजन में हमने कोर्ट्स डेवलप किए हैं एक्चुअल में? पोक्सो कानून बना है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि पोक्सो एक्ट में प्रोविज़न ये है कि किसी भी बेटी के साथ या बेटे के साथ, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो पोक्सो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, जिसमें अगर लड़का लड़की किसी के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो कंप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ लड़की के साथ होता है तो ये नहीं, लड़के के साथ होता है तब भी कर सकते हैं, अंडर 18। इस केस की बात करें, 2 महीने में चार्जशीट फाइल की जानी है, 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड किया जाना है। ये हमारा कानून है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके पास लैब ही नहीं है उतनी सफिशेंट कि 1 साल में भी वो DNA सैंपल कई रिपोर्ट्स बना करके दे दें। टेक्निकली इशू क्या है? आप 6 महीने में ट्रायल कैसे कंक्लूड कर लोगे जब रिपोर्ट ही आपकी 1-2 साल में आ रही? तो किस दुनिया में हम रह रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को जस्टिस दिलाएंगे? मैं इस फील्ड में होने के बावजूद भी मैं बता रही हूँ कि जुडिशरी में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। अभी रिसेंटली हमारा एक केस था, वो मीडिया में रिपोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस की बेंच थी, लड़का अमेरिका में एक लड़की से शादी कर चुका 2017 में। उसके बाद हमारी जो क्लाइंट है उनके साथ वो कांटेक्ट में आया मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, जिस पे लिखा नेवर मैरिड। बात आगे बढ़ी पेरेंट्स के थ्रू, फिर 1 साल तक बातचीत हुई। उसके बाद लड़का जब इंडिया आता है तो मेरी क्लाइंट से मिलता है, उनका फिजिकल जो भी है इंटीमेसी होती है, क्योंकि वो कमिटमेंट था मैरिज का। उसके बाद 1 साल तक लगातार लड़का हमारी क्लाइंट के साथ कांटेक्ट में रहता है, बात करता है और एक अदर विमेन के साथ पंजाब में शादी कर लेता है। उसके बाद जब मेरी क्लाइंट को पता चलता है बहुत दिनों बाद, वो FIR दर्ज कराती है रेप केस की। 1 साल से जेल में था, सेशन से, हाई कोर्ट से, हर जगह बेल रिजेक्ट हो गई। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरप्रिटेशन क्या था कि स्ट्रेंजर के साथ आप कैसे फिजिकल हो गए? आप में भी कि मैं ओल्ड फैशन हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, लेकिन आपको अलर्ट रहना चाहिए। आप सोचिए, वो मेल पर्सन जो मिसलीड करके एक विमेन को फॉल्ट इम्प्लीकेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो इस तरीके से आपने उस मेल पर्सन को ये राइट दे दिया कि वो मैट्रिमोनियल साइट पे जाकर के अपना करंट स्टेटस 2-2 बार मैरिज होने के बाद छुपा करके किसी फीमेल के साथ मैरिज करे और उसको आप इस तरीके से इंटरप्रिटेट करें। ये चीज़ें क्यों आ रही हैं सामने? और एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर रही हूँ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई सी भी कोर्ट हो, किसी भी पावर पोजीशन पे कोई व्यक्ति बैठा, उसको एब्सोल्यूट मान के कभी मत चलना। अगर आपने उसको एब्सोल्यूट मान लिया तो आपका जो ओरिजिनल थॉट है वो इस देश को कुछ नया आइडिया, कुछ नया इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव जो चीज़ दे सकता है वो वहीं पर रुक जाएगा। आप सबको पढ़िए, सबको समझिए, तार्किकता, एनालिटिकल अप्रोच आपकी होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय में बैठने वाला हर जस्टिस जो इंटरप्रिटेट कर रहा है लॉ को और जो जजमेंट दे रहे हैं वो 100% सही हो, क्योंकि अगर वो 100% सही होते तो ट्रायल कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट नहीं बदलता और हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलता और सुप्रीम कोर्ट की ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के निर्णय बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं चेंज करती। तो आप जो ओरिजिनली सोच रहे हैं बैठे, वो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मेरे देश को, आप में से किसी को भी नोबेल भी दिला सकता है, क्योंकि जो भी इकॉनमी में किसी भी जगह जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं वो क्या है, एक स्टेटमेंट, एक आइडिया ही तो दिया उन्होंने कि ये चीज़ें इस तरीके से हम कर सकते हैं। देश के लोगों का एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए
आपको पहले ग्रास रूट लेवल पे परिवार जैसी यूनिटी जो इकाई है सबसे छोटी, वहाँ पर आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। यही तो बात अमर्त्य सेन कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोच लेते कि उनसे आगे आने वाला, उनसे पहले जो एक अर्थशास्त्री बोल करके गया वो एब्सोल्यूट है, वो परफेक्ट है, तो शायद ये आइडिया कभी नहीं दे सकते। तो कभी भी किसी के भक्त अंध फॉलोअर नहीं बनने की ज़रूरत है, और आप जैसे युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आगे आकर के काम करने की। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बैठे और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 उसमें जोड़ रहे हैं कि विमेन हमारी कंट्री की, और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको स्पेसिफिक हमें राइट देने की ज़रूरत है, वो उस टाइम पे उस चीज़ को सोच पा रहे हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि समस्या कहाँ पर है। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने कानून बनवाए, इवन कि वो उस टाइम आई थिंक मुझे लगता है कि लॉ मिनिस्टर थे, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हिंदू कोड बिल पर, महिलाओं के अधिकार पर बात की। तो आज मुझे लगता है कि जो भी हमारी फीमेल हैं, तो एक व्यक्ति जो आपके लिए लड़ रहा था, आज हमें अपने लिए लड़ने की, खुद के लिए लड़ने की ज़रूरत है। एक और मैं एग्जांपल दूंगी, जेएनयू विश्वविद्यालय में मैं आईसी में थी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में। वहाँ पर एक केस आया, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रही हूँ। पोस्ट एक्ट आया 2013 में, अमेंड होकर के आया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पर एक प्रोफेसर ने एक नहीं 4 लड़कियों के साथ फिजिकल अब्यूज़ किया। एक लड़की ने कंप्लेन कर दी, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और जब मैं उस कमेटी में गई तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस लड़की ने फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है, झूठा फंसाया है। जब मैंने उस लड़की से पूछा जो कंप्लेनेंट थी कि बेटा क्या और भी आपके लाइब्रेरी से, लैब से और भी लड़कियों ने छोड़ी है लाइब्रेरी लैब? उसने 3 अदर गर्ल्स के नाम लिए। उनको समन हुआ, जब वो बेटियां आई उन्होंने सारी बात बता दी, क्योंकि उनको डर है कि वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करे, थीसिस कंप्लीट करे, या फिर इस इंसान के अगेंस्ट में कंप्लेन करें। ये एक हेयरलाइन है कि एक रूम के अंदर कोई उसके साथ अगर उसका हरासमेंट कर रहा है तो एक फीमेल का स्ट्रगल डबल बढ़ जाता है कि वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर करके अपनी थीसिस पूरी करेगी, या वो फिर उस व्यक्ति से लड़ेगी। तो ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि फीमेल की कब वो सफिशेंट एम्पावर्ड हो रही हैं, लेकिन आज मेल की ज़्यादा हो गई कि ये आगे बढ़ती हुई एक फीमेल को एक्सेप्ट करना सीखे कि अगर वो रोड पर निकल रही है तो उसको आपको ऑब्जेक्ट समझ करके छेड़ना नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल है, लेकिन रूरल एरिया में उस स्कूल, उस कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों की बारे में भी हमें बात करनी है। मैं जब अपने गांव में थी, मेरे गांव से कोई लड़की पहले पढ़ने ही नहीं गई 8th क्लास के बाद। 9th में मुझे पढ़ने का एडमिशन मिला, 2.5 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल था। जब मैं वहाँ से जाती तो मैंने नोटिस किया कि नुक्कड़ पर खड़े लड़के 5-6 हूटिंगबाजी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मैं आगे अपने स्कूल जाऊँ या फिर इन लड़कों से भिड़ूँ, तो नहीं भिड़ा, आगे चलती गई। एक दिन मेरा पेपर थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैं वापस आई, तो 4-5 लड़कों को मैं इकट्ठे उनसे भिड़ गई मारा, क्योंकि मेरा पेपर ख़राब हुआ था उनके वजह से। लेकिन कितने लोगों को आप पीटोगे? और आज जब मैं गई, निर्भया केस जब वो किया, 4 के हैंगिंग हुई और ये हुआ कि वो उस गांव की बेटी है, तो वही लड़के खड़े होकर के सैल्यूट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्या किसी पोजीशन पे पहुंचने वाली बेटी ही उस सम्मान की हकदार है? क्या वो बेटी सम्मान की हकदार नहीं है जो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रही है और एक रूटीन वे में वो कॉलेज जा रही, स्कूल जा रही है, जॉब कर रही है? क्या आप सिर्फ उसी को सम्मान देंगे जो सांसद, विधायक या जो डीएम, एसडीएम या जो वकील है? आपके घर में बैठी आपकी मदर भी उतनी ही सम्मान की हकदार है जिन्होंने इस सिस्टम के वजह से
अपने राइट, अपने अधिकार का यूज नहीं किया। एक बार जो भी यहाँ पर हमारे यूथ हैं वो सोच लें, अपने परिवार में जाते होंगे, माँ के बिना आप अपने फैमिली की को सोच नहीं सकते हैं। तो जब उसने इतना सेक्रीफाइस किया, कंट्रीब्यूट किया, तो डेफिनेटली आपकी अब ड्यूटी है कि आगे आने वाली जनरेशन अपनी वाइफ, अपनी पार्टनर, अपनी सिस्टर से तो वो फ्री में सर्विस ना ले जिसके वजह से ये हमारा देश भी पीछे हो जाए। क्योंकि जब बेटियां इक्वल एम्पावर्ड हैं, वो भी अपने टैलेंट का यूज करेंगी तो इस देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, ये देश भी प्रोग्रेस करेगा। और डेफिनेटली जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सारी चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलीस्ट अपने से शुरुआत करें। बेटियां हमारी एम्पावर्ड होगी, स्पेशली हम बेटों से बात करेंगे। यहाँ पर जो विजेंदर हैं ये मुझे बार बार कांटेक्ट कर रहे थे कि मैम आपको आना है, हमारे कॉलेज में आना है, हम चाहते हैं कि आप प्रोग्राम में आएँ, एक बार डिबेट डिस्कशन हो। तो मैं ये सोच रही थी कि एक बेटा इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा है बेटियों के मुद्दे पर बात करने के लिए। तो इस अप्रोच की ज़रूरत है कि जिस दिन हमारे बेटे, रोड पर चलती हुई लड़की, किसी के घर की वो बेटी है, अगर कोई भी पर्सन छेड़ रहा है तो भाई सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दीजिए ना। आप ये समझ लीजिए कि किसी और की घर की बेटी को आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो आपके घर की सिस्टर अपने आप प्रोटेक्टेड है। ये अगर थॉट प्रोसेस हम लोगों का डेवलप हो गया तो शायद ना तो निर्भया जैसे कांड होंगे जो निर्भया के साथ हुआ, या श्रद्धा विकास वालकर का मैटर आपने सुना होगा, जिस बेटी के 35 टुकड़े करके फेंक दिया गया महरौली की जंगल में। उस केस को मैं फाइट कर रही हूँ। अगर उस केस के बारे में आपको डिस्कस करें, आफ्ताब पूनावाला जो कि उसका लिव इन पार्टनर था, उसने पहले मर्डर किया, गला दबाया और उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए करीब वो 15-20 दिन तक घर में उनको पीसेस करके रखा, फ्रिज खरीदा, सारी चीज़ें उसने की। लेकिन इसके पीछे अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो मैंने फील किया है पर्सनली, ये देखिए आप लोग इंडिविजुअल, आपके फंडामेंटल राइट है, आप किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे ये आपका ऑन डिसीजन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपनी फैमिली जो आपका रूट है उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि श्रद्धा को उसके पार्टनर्स ने उस बेटी को अपने घर से पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया। ना उसकी मदर से बात हो रही थी, उसके फादर से भी आइसोलेट कर दिया, उसके ब्रदर से भी। फिर वो लड़का जिस तरीके से उसको टॉर्चर कर रहा था, वो लड़की इमोशनली इतनी डिपेंड हो गई उस लड़के पर कि इतना सब कुछ एब्यूज़ होने के बावजूद भी उस रिलेशनशिप से वो नहीं निकल पाई। और उसका जो अंजाम हुआ कि एक दिन दोनों का झगड़ा और इतना एग्रेसिव वो लड़का हुआ कि उस लड़की का मर्डर कर दिया। और उसके बाद उनकी बॉडी के साथ उन्होंने ये किया कि उसको डिस्पर्स कर दिया, 35 टुकड़ों में काट करके महरौली के जंगल में फेंका। क्योंकि आइसोलेट अगर आप हो रहे हैं अपने परिवार से, समाज से, आपको लाइफ में कोई तो एक ऐसा दोस्त अपने परिवार में सदस्य मेंबर होगा जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मे बी की डिप्रेशन में जा सकते हैं, मे बी की एंजाइटी में जा सकते हैं, मे बी की ऐसा हो कि आप अपना रिजल्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँ और आप बहुत पीछे हो जाए। तो आपकी अपने खुद के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी इस देश के प्रति और स्पेशली 50% जो महिलाओं की आबादी है, जो जेंडर है, उसके प्रति फीमेल की कम, अब मेल की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आकर के आगे बढ़ती हुई फीमेल को एक्सेप्ट करना सीखें, उसको सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें। तो ये समाज, ये देश अपने आप चेंज हो जाएगा। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।